नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं राजेश कुमार आपके लिए आज फिर से मुगल वंश ने किस प्रकार से भारत पे आधिपत्य किया इसके बारे में टॉपिक लेके आया हूँ। किस प्रकार से पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तो चलो देखते हैं दोस्तों। पानीपत के युद्ध में बाबर अपने तोपचियों को यानी उस्ताद अली और मुस्ताद अली को लेकर आ गया। इधर इब्राहिम लोदी 5 लाख की सेना लेकर बाबर से लड़ने आ गया। इसके पास 20,000 की सेना थी और इसके पास 5 लाख की सेना। अब दोस्तों इस युद्ध में अभिलेख मिलता है कि इब्राहिम लोदी हार जाता है और मारा जाता है। यह पहला सल्तनत काल का ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। अब ऐसा कैसे हुआ कि 20,000 की सेना 5 लाख की सेना को हरा देती है? तो इसके पीछे कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले भारत के अंदर तोपों का इस्तेमाल पहली बार किया गया था और इब्राहिम लोदी के जो हाथी और घोड़े थे उन्होंने कभी भी तोपों की आवाज़ नहीं सुनी थी और जब इनको तोपों की आवाज़ सुनाई दी तो यह हाथी और घोड़े वापस भाग गए और इसके कारण ही यहाँ इनकी जो सेना थी वो हाथी और घोड़ों के द्वारा कुचल दी गई। इस प्रकार से इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। अब बाबर जीतने के पश्चात काबुल के अंदर चांदी के सिक्के बंटवाता है और इस दिन से यह बन जाता है कलंदर और इसको उपाधि मिल जाती है कलंदर की। इस दिन पश्चात बाबर को घमंड हो जाता है कि हमने इतने विशालकाय सेना वाले इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो अब हमारे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन दोस्तों अब बाबर की नज़र किसके ऊपर थी? राणा सांगा के ऊपर, क्योंकि राणा सांगा इसकी सहायता के लिए मना कर देता है और युद्ध भूमि में नहीं आता है। आपको पता है, पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बात बता दी थी। तो अब बाबर दिल्ली पहुंच जाता है। किसको हरा देता है? इब्राहिम लोदी को हरा देता है और इब्राहिम लोदी को हराने के पश्चात दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर लेता है। दिल्ली से यह आगरा चला जाता है, आगरा तक अपना विस्तार कर लेता है। अब यह आगरा बैठे बैठे एक ही दिमाग लगा रहा है कि किस प्रकार से राणा सांगा को हम युद्ध में हराए या इसको युद्ध के लिए ललकारे। अब बिना वजह तो कोई भी व्यक्ति हो चाहे किससे युद्ध नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति से युद्ध नहीं कर सकता। अब बाबर यहाँ पे बैठा बैठा कारण ढूंढ रहा है कि किस प्रकार से राणा सांगा को युद्ध के लिए बुलाया जाए। तो दोस्तों यह कारण बनाता है, एक पीलिया खार नदी होती है, पीलिया खार नदी होती है जो आगरा और मालवा के मध्य बहती है। यह नदी जब 1519 में राणा सांगा इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करता है तो इस नदी को संधि के रूप में किसके अधिकार में दे दिया जाता है? राणा सांगा के अधिकार में दे दिया जाता है। तो अब दिल्ली पर शासन किसका हो गया? बाबर का। अब बाबर क्या कहता है कि देख राणा सांगा, या तो ये जो नदी है इस वाला क्षेत्र मेरे को दे दे या ऐसे राजी राजी दे दे या फिर मैं तेरे से युद्ध करूंगा। राणा सांगा भी सोच रहा होता है, राणा सांगा को भी इसी पल का इंतजार था क्योंकि राणा सांगा भी कमजोर शासक नहीं था, ये भी ताकतवर शासक था। तो इसलिए क्या करता है, बाबर को यह बोल देता है कि आजा हम दोनों क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि बाबर को क्या आ जाता है? घमंड। तो बाबर इस युद्ध में यानी कि स्वयं नहीं आकर मेहंदी राय ख्वाजा को इसका नेतृत्व यानी कि अपने सेनापति को राणा सांगा से युद्ध करने के लिए भेजता है और ये युद्ध होता है बयाना में। ये बयाना का युद्ध होता है, बयाना भरतपुर के अंदर है। यह विश्व प्रसिद्ध युद्ध कब होता है? तो ये 1527 में होता है। 1527 में विश्व प्रसिद्ध युद्ध होता है। तो देखो ये होता है 16 फरवरी को यह युद्ध होता है। अब बाबर स्वयं नहीं आता है, किसको भेजता है? मेहंदी राय ख्वाजा को भेजता है। किससे लड़ने के लिए? राणा सांगा से लड़ने के लिए। अब राणा सांगा इब्राहिम जो मेहंदी राय होता है इसको बुरी तरह पराजित कर देता है और इसे हरा के यहाँ से भगा देता है।
और जैसे ही मेदिनी राय यहाँ से हारकर भागता है, राणा सांगा की सेना एक जोर जोर से नारा लगाती है और वो लगाती है तैमूर भाग गया, तैमूर भाग गया। ये नारा लगाती है। और ये नारा क्यों लगाती है, तो इसके पीछे का उल्लेख मिलता है दोस्तों कि जो बाबर है वो तैमूर का ही 5वीं पीढ़ी का वंशज था। तो इसलिए जो राणा सांगा के सैनिक थे वो कहते हैं कि अगर इस समय तैमूर भी होता तो हम उसको हरा देते, और आज हमने किसको हरा दिया है, यानी कि बाबर की सेना को हरा दिया है और इनको पराजित कर दिया है। अब आगे की बात हम करें अगर दोस्तों, तो बयाना के युद्ध के पश्चात मेदिनी राय को बड़ी हार मिलती है और यह जाकर डायरेक्ट किसको बोल देता है, बाबर को। और इधर राणा सांगा अपनी प्रजा के साथ जश्न मनाने में लग जाता है अपने सैनिकों के साथ, यानी कि वो सोचता है कि हमने बाबर को हरा दिया, अब पूरे भारत में हमें कोई टक्कर देने वाला नहीं है, तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और राणा सांगा यहाँ पे क्या बनाने लग जाता है, जश्न। और यही इसकी सबसे बड़ी हार होती है। इधर जैसे ही मेदिनी राय दूसरे दिन ही बाबर को जाके बोलता है, भाई देख मत तो बैठवा रहे हो, अब तू जाना है थारो काम जाना। दूसरे दिन ही जो बाबर है वो आ जाता है कहाँ पे, खानवा के मैदान में, यानी कि बयाना से कुछ ही दूर है खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। किस किस के बीच में होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर पिछले युद्ध में, यानी बयाना के युद्ध में न तो खुद आता है और न ही अपने तोपचियों को, यानी कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली को भेजता है, दोनों को ही नहीं भेजता है। लेकिन इस बार बाबर खानवा के युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली को अपने तोपों के साथ लेकर आता है। और यहाँ पे आने के पश्चात बाबर निमंत्रण देता है किसको, राणा सांगा को। राणा सांगा को जब ये पता चलता है तो राणा सांगा के पैरों से जमी खिसक जाती है कि इतने दिनों तक तो हमारी जो प्रजा थी वो जश्न में डूबी रही, और अब हम किस प्रकार से इसके साथ युद्ध करेंगे। इस समय राणा सांगा ने एक प्रथा चलाई थी, वो चलाई थी पाती परवन प्रथा। कौन सी प्रथा चलाई थी, पाती परवन प्रथा। इसका मतलब होता है निमंत्रण। मैंने आपको पहले बताया था कि राणा सांगा का जो तिरंगा होता था, यानी कि जो झंडा होता था, उसके नीचे 7 राजा 9 राव और 104 सरदार हमेशा इसकी सेवा में क्या रहते थे, उपस्थित रहते थे। किसकी सेवा में, राणा सांगा की सेवा में। इसने निमंत्रण दिया और निमंत्रण पर इसके साथ जो व्यक्ति आए वो इस प्रकार थे। पहला था मेहंदी राव, दूसरा था राव गंगा, तीसरा था झाला अज्जा, चौथा था अशोक परमार। कुछ इस प्रकार से राजाओं को यह निमंत्रण देता है और इस प्रकार से इसके पास कई राजा इसकी जो सहायता होती है उसमें शामिल हो जाते हैं। अब इधर बाबर और किसके बीच में युद्ध चालू हो जाता है, राणा सांगा के। अब बाबर की सेना राणा सांगा की सेना को देखकर घुटने टेक देती है और कहती है, देख बाबर तू तो जीत लो तो थन जीत की कहीं मिलली बढ़ाई मिलली, लेकिन सैनिक यहाँ कह रहा जाए भाई अगर तू जीत्यो तो माख कहीं आता बढ़ो जाए, कहीं हाथ को ना बढ़ो, बस झूठ पाट में तू राणा सांगा का नाम आखना मरवाओ लो। और अठीने सैनिक बात करे जाए कि चलो रे आपने तो राणा सांगा का यही चल चलो, अठीन घायल हुए मरला दर्द हुए लो, इस को तो अपना राणा सांगा जा रखो कि भाई ले मार दे,
आरी गर्दन, काट दे गर्दन, मरबा को विचार भी कर लिया। बाबर को जैसे ये बात पता चलती है तो बाबर उस समय देता है जिहाद का नारा। जिहाद यानी होता है धर्म। बाबर इस युद्ध को यानी कि दो पक्षों का युद्ध न समझकर धर्म यानी कि इस्लाम और राजपूताना जो है यानी कि हिंदू धर्म का युद्ध बना देता है। यह बात कहते हैं तो भी इनके सैनिकों के कान ही खड़े नहीं होते। फिर बाबर कहता है भाई अब क्या करें। तब सैनिक बात कर रहे हैं कि अगर तू सच्चा मुसलमान होता तो शराब थोड़ी पीता, कहीं चो कि बाबर चो न दड़ा बेवड़े हो जाओ, शराब पीतो बढ़िया तरीका से, जरीकेन का जरीकेन ही राग तो खुद का कहना कहीं पतो ठेको कटे खुल्लो मिले नहीं मिले। जब ये बात सैनिकों के द्वारा किसके पास पहुंची, बाबर के पास, तो बाबर इसी समय कहता है कि आज इसे मैं क्या करता हूँ, शराब बंद करता हूँ, शराब को छोड़ रहा हूँ। और इनके एक इस्लामों के कर लगता था, यात्रा का कर, तमसा कर, वो भी आज से हटा रहा हूँ। तो इस बात को सुनकर सभी के सभी जो सैनिक होते हैं वो इस युद्ध को जीतने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। कुछ समय तो ऐसा लगता है कि राणा सांगा कुछ ही पल में बाबर की सेना को समेट कर क्या कर लेगा, भारत के केंद्र पर अधिकार कर लेगा। लेकिन दोस्तों कुछ विश्वासघाती सैनिकों को अपनी ओर कर लेता है राणा सांगा के सैनिकों को। कौन, बाबर। और बाबर इस समय जीत जाता है और जो राणा सांगा होता है वो मैदान में घायल हो जाता है। मैदान में घायल होने के पश्चात राणा सांगा का सबसे विश्वसनीय जो राजा होता है झाला अज्जा, वह इसको युद्ध भूमि से दूर ले जाता है और उसकी जगह खुद मुकुट पहनकर यहाँ पे आ जाता है। झाला अज्जा यहाँ पे मुकुट पहन के आ जाता है, इधर बाबर जाता है और झाला अज्जा की गर्दन उड़ा देता है। लेकिन बाबर को एक शंका होती है कि इतना आसानी से राणा सांगा मरने वाला तो नहीं है। तभी जाकर झाला अज्जा की जो कटी हुई मुंडी है मुकुट में वो जाके देखता है तो वो किसकी मिलती है, झाला अज्जा की। बाबर उस समय घोषणा करता है कि जो राणा सांगा है वो तो कभी का युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया है, यहाँ पे है ही नहीं। यानी कि मैं क्या बन चुका हूँ, अब खानवा के युद्ध में जीत चुका हूँ और भारत का नेतृत्व तो अब मैं ही संभालूंगा। यहाँ तक बात हो जाती है। अब इस प्रकार से राजपूती और से यानी कि भारतीय जो इतिहास है उसके दौर पर पूर्ण रूप से बाबर का यानी कि मुगल वंश का शासन हो जाता है। इसके पश्चात कोई भी इसका नेतृत्व करने वाला नहीं होता। लेकिन इसके पश्चात खानवा के युद्ध के पश्चात चंदेरी का एक शासक था, वो था मेहंदी राव। मेहंदी राव चंदेरी का शासक था। वो सभी को यानी कि बाबर के विपरीत लेके जाता है और चंदेरी का युद्ध करता है। चंदेरी के युद्ध में भी बाबर क्या हो जाता है, जीत जाता है। और ऐसा माना जाता है कि चंदेरी के युद्ध में बाबर ने राजपूतों के मुकुट काटकर यानी कि जो गर्दन है वो काटकर मीनार चुनवा दी थी। मीनार यानी कि एक दीवार चुनवा दी थी। और इसके पश्चात इसको जो टक्कर मिलती है, चंदेरी का जो युद्ध होता है 1528 को। कब होता है, 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। इसके पश्चात बाबर को जो टक्कर मिलती है वो मिलती है अफगानों द्वारा। अफगानों द्वारा बाबर को टक्कर मिलती है। अफगान इब्राहिम लोदी के ही शासक थे। तो अफगानों द्वारा इन्हें आखिरी जो टक्कर मिलती है वो मिलती है घाघरा के युद्ध में। घाघरा का युद्ध होता है 1529 को होता है, घाघरा का युद्ध होता है। और यह घाघरा का युद्ध घाघरा नदी के यानी कि घाघरा जो नदी है वो बिहार की एक नदी है, वहाँ पे होता है। और यह पहला युद्ध था जो थल और जल में लड़ा गया। और इसी युद्ध में सबसे पहले युद्ध में नावों का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार से दोस्तों जो बाबर था उसने कंप्लीट 4 युद्ध किए और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बांकी। क्या नाम था, मीर
बाकी। इसने 1528 में अयोध्या पर क्या किया था, आक्रमण किया और राम मंदिर को तोड़वा दिया और वहां पे बनवाई थी इसने बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद बनाई थी। बाबरी मस्जिद वाला जो गफला है ये इसी की देन है। किसकी? मीर बाकी की देन है। अगर हम इसके पश्चात बात करें बाबर के परिवार की, तो बाबर के परिवार की बात करें तो बाबर के 3 विवाह हो चुके थे। जो पहली थी वो थी माही बेगम, पहली जो पत्नी थी वो थी माही बेगम। दूसरी थी गुलरुख बेगम और तीसरी थी दिलदार बेगम। सबसे छोटी थी ये दिलदार बेगम। अब तो ये सोच रहे हो भाई तीनिया में सबसे ज़्यादा प्यार कौन न करे, छोट किन, तो भरोसा में मत रह जा, जो एक ने संभाले जकोई गणो और एक भी ढंग की होनी चाहिए। तो बाबर के 3 पत्नियां थी और जो माही बेगम थी उससे पुत्र प्राप्त होता है हुमायूं, जो आगे उत्तराधिकारी बनता है किसका? मुगल वंश का उत्तराधिकारी बनता है। और जो दिलदार बेगम थी वो एक गाना गाया करती थी और वो गाना कुछ इस प्रकार था, मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की नीम बोली माने खारी लागे। तो दिलदार बेगम के लिए जो बाबर था उसने बहुत सारे क्या बनवाए थे? बाग बनवाए थे, यानी कि बाग लगवाए थे। किसके लिए? दिलदार बेगम के लिए। और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार था बाबर का हमारे भारत में आक्रमण, और इस प्रकार से बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।